हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत एकदम जम के कर रहे होंगे। सीबीएसई वाले अपना टर्म 1 का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही दिए होंगे। इनफैक्ट मेरे चैनल पे तो कुछ अलग ही चल रहा है, बिकॉज मैंने आगे के चैप्टर्स छोड़ के पीछे के चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। आपके टर्म 1 से पहले तो हो ही जाएगा। मतलब नवंबर या दिसंबर तक आप लोग का टर्म 1 है, तो मैं नवंबर में कंप्लीट कर दूँगी पूरा फर्स्ट टर्म का। चलिए अब बिना देरी की फटाफट से आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि मेन चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का नेम है इसका ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मानव बस्ती। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स मैंने डाल दिए हैं, मैंने एक्टिविटीज़ वाला सारा चैप्टर्स डाल दिया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हाँ, शुरू के जो चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 मैंने वो नहीं डाला है, वो भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। तो उसके लिए और नोट्स भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डाल दूँगी, बट उससे पहले मैं नोट्स डालूँगी। एंड देन फिर जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा तब हम लोग एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मानव बस्ती। देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पैरा, ये कह सकते हैं ये इंट्रो हो गया इस चैप्टर का, बिकॉज शुरू में तो इंट्रो ही देता है, तो वैसे ही मान के चलते हैं इसको। तो इसको पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन इसका हिंदी देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट पैरा है। वी ऑल लिव इन क्लस्टर्स ऑफ हाउसेज, हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। यू मे कॉल इट अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। आप इसे ग्राम यानी गांव, नगर या एक शहर कह सकते हैं। यह सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। द हाउसेज में बी डिजाइंड और रीडिजाइंड, बिल्डिंग्स में बी अल्टर्ड, फंक्शंस में चेंज, बट सेटलमेंट्स कंटिन्यूज इन टाइम एंड स्पेस। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी। देयर मे बी सम सेटलमेंट्स विच आर टेम्पररी एंड आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड, मे बी अ सीजन। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती हैं जिसमें निवास कुछ ही समय, जैसे कि एक सीज़न मतलब एक ऋतु के लिए ही, कोई खास ऋतु के लिए हो सकता है। ऐसी भी कुछ अस्थायी बस्तियां भी हो सकती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल अर्बन डाइकॉटमी, यानी बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण यानी कि गांव का, नगरीय नगर द्विभाजन। बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विभाजन। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। It is widely accepted that settlements can be differentiated in terms of rural and urban, but there is no consensus on what exactly defines a village or a town. तो इसका मतलब है कि यह सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किसी को ग्राम कहें या मतलब गांव कहें या किसी को नगर कहें, इस पर कोई मतैक्य नहीं है, मतलब कि कोई कंसेंसस नहीं है। Although population size is an important criterion, it is not a universal criterion, since many villages in densely populated countries of India and China have population exceeding that of some towns of Western Europe and United States. यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकती है, मतलब जनसंख्या के बेसिस पे हम कर सकते हैं कि ये गांव है या ये नगर है, लेकिन पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह ये सही नहीं होगा। क्योंकि भारत एवं चीन में जो घने बसे देश हैं, उनमें कई ऐसे ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। At one time, people living in villages pursued agriculture or other primary activities, but presently in developed countries, large sections of urban populations prefer to live in villages even though they work in the city. एक समय था जब गांव के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती हैं तथा वे गांवों में रहना पसंद करते हैं। The basic difference between towns and villages is that in towns, the main occupation of people is related to secondary and tertiary sectors, while in the villages, most of the people are engaged in primary occupations such as
सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। अतः गांवों एवं शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से। इसके विपरीत गांवों में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कि प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होता है। सब अर्बनाइजेशन यानी कि उपनगरीकरण। It is a new trend of people moving away from congested urban areas to cleaner areas outside the city in search of a better quality of living। यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। Important suburbs developed around major cities and every day thousands of people commute from their homes in the suburbs to their workplaces in the city। बड़े शहरों के समूह ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। Differentiations between rural and urban on the basis of functions are more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the functions provided by rural and urban settlements। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि गांव एवं नगरीय बस्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं है। पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइल इट इज़ एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। Even within a country, rating of functions may vary according to the regional economy. Facilities available in the villages of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed countries। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के गांवों में पाई जाती हैं, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गांवों में दुर्लभ होती हैं या दुर्लभ मानी जाती हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट एज ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी and have a minimum population of 5,000 persons. At least 75% of male workers are engaged in non-agricultural pursuits and a density of population of at least 400 persons per square kilometer are urban। तो 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सभी स्थान जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो एवं कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे, यानी कि अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। सेटलमेंट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप, पैटर्न, टाइप्स। बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। द मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाय शेप आर, यानी कि आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। यानी कि सहत बस्ती या समहत बस्ती भी कह सकते हैं। These settlements are those in which large number of houses are built very close to each other। इस प्रकार की बस्तियाँ मतलब ऐसी होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। Such settlements develop along river valleys and in fertile plains। Communities are closely knit and share common occupations। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है और उनके व्यवसाय भी करीब करीब सेम मतलब कॉमन होते हैं, समान होते हैं। ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एग्जाम्पल, एक फिगर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड अपने टाइप की ओर, जो कि है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, यानी कि प्रकीर्ण बस्ती।
In these settlements, houses are spaced far apart and often interspersed with fields. A cultural feature such as a place of worship or a market binds the settlement together. इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं. एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है, मतलब एक साथ जोड़ता है. ये है फिगर, एक एग्जाम्पल है डिस्पर्स सेटलमेंट का. आप लोग देख सकते हैं, आप लोग फिगर देखेंगे तो आप लोग को समझने में ज़्यादा आसानी होगी. ये प्रकीर्ण बस्ती का एक उदाहरण है. फिगर दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घर कितने दूर दूर पे हैं. रूरल सेटलमेंट्स यानी कि ग्रामीण बस्ती, गांव की बस्ती, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं. रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड. ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीकी संबंध रखती है. दे आर डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा. द सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली स्मॉल. सम फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं. दे आर डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा. मतलब कि यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं. सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर, तो मतलब ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो हैं वो निम्नलिखित हैं, मतलब नीचे दिए गए हैं. ये एक है जल के निकट की बस्ती, यानी कि फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति. Usually, rural settlements are located near water bodies such as rivers, lakes and springs where water can be easily obtained. साधारणतया ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियां, झीलें एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है. Sometimes the need for water drives people to settle in otherwise एक मिनट फिर से पढ़ते हैं इसको. Sometimes the need for water drives people to settle in otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by swamps or low-lying river banks. हाँ, तो कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे हुए द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है, या यूँ कहें मजबूर भी कर देती है. मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मेनी एडवांटेजेस सच एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग. अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं. रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज्ड टू इरिगेट फार्मलैंड. फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है. Water bodies also have fish which can be caught for diet and navigable rivers and lakes can be used for transportation. इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं तथा नाव चलाने योग्य नदियाँ एवं झीलें जल यातायात के लिए भी प्रयोग की जा सकती हैं. अब है लैंड यानी कि भूमि. पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है या यूँ कहीं उपजाऊ होती है. इन यूरोप विलेजेस ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वैम्पी लो लाइंग लैंड वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैलीज एंड कोस्टल प्लेन्स सुटेड फॉर वेट राइस कल्टिवेशन. यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई सॉरी तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं. अर्ली सेटलर्स चूज प्लेन एरियाज विथ फर्टाइल सॉइल्स. किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे. अपलैंड यानी कि उच्च भूमि के क्षेत्र. Upland which is not prone to flooding was chosen to prevent damage to houses and loss of life. मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके. Thus in low-lying river basins people choose to settle on terraces and leaves which are dry points. In tropical countries people build their houses on stilts near marshy lands to protect themselves from flood, insects and animal pests.
नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं। क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं, उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि वो बाढ़ कीड़े मकोड़ों से बच के रह सके। बिल्डिंग मटेरियल यानी कि गृह निर्माण की सामग्री। The availability of building materials, wood, stone near settlements is another advantage. मानव बस्ती के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसा लेता है। Early villages were built in forest clearings where wood was plentiful. वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बनाया गया था, जहां लकड़ी बहुत ज़्यादा थी, मतलब लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। या इसके लिए हिंदी शब्द यूज़ किया जाता है बहुतायत में थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हाउस ऑन स्टिल्ट्स, यानी कि ये फिगर दिया हुआ है स्तंभी मकान का। आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको बनाया गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इन lost areas of China, cave dwellings were important, and African savannas building materials were mud bricks, and the Eskimos in polar regions use ice blocks to construct igloos. इग्लू के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। चीन के लोयस क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे, एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं। डिफेंस यानी कि सुरक्षा। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। In Nigeria, upstanding icebergs formed good defensive sites. In India, most of the forts are located on higher grounds or hills. नाइजीरिया में खड़े इंसलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग यानी कि फोर्ट्स ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित हैं। प्लांट सेटलमेंट्स यानी कि नियोजित बस्तियां। Sites that are not spontaneously chosen by villagers themselves. Plant settlements are constructed by governments by providing shelter, water and other infrastructures on acquired lands. इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ग्रामवासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। द स्कीम ऑफ villagization in Ethiopia and the canal colonies in Indira Gandhi Canal Command area in India are some good examples. इथियोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं, यानी कि प्लांट सेटलमेंट्स के अच्छे उदाहरण हैं। रूरल सेटलमेंट्स पैटर्न्स यानी कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। Patterns of rural settlements reflect the way the houses are sited in relation to each other. ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। The site of village, the surrounding topography and terrain influence the shape and size of a village. गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। रूरल सेटलमेंट्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। तब हम लोग वो मापदंड देख लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग यानी कि विन्यास के आधार पर। द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, प्लेटिव विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस। इनके मुख्य प्रकार हैं मैदानी गांव, पठारी गांव, तटीय गांव, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम या गांव। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यानी कि कार्य के आधार पर।
There may be farming villages, fishermen's villages, lumberjack villages, pastoral villages, etc. तो कार्य के आधार पर इसमें कृषि ग्राम, मछुआरों के गांव, लकड़हारों के गांव, पशुपालक गांव आदि आते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ द सेटलमेंट, बस्तियों की आकृति के आधार पर, ठीक है। दिस में बी अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल forms and shapes such as linear, rectangular, circular, star-like, T-shaped villages, double villages, cross-shaped village, etc. तो इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौक पट्टी, दोहरे ग्राम इत्यादि। अब इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है जो हमने अभी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ शेप यानी आकृति के आधार पर, उसमें पहला है लीनियर पैटर्न यानी कि रैखिक प्रतिरूप। इन सच सेटलमेंट्स हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग अ रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनल एज ऑफ अ वैली और अलोंग अ लेवी। तो उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। बी है मतलब सेकंड है रेक्टेंगुलर पैटर्न यानी कि आयताकार प्रतिरूप। Such patterns of rural settlements are found in plain areas or wide inter-mountain valleys. The roads are rectangular and cut each other at right angles. तो ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब है सर्कुलर पैटर्न यानी कि वृत्ताकार प्रतिरूप। सर्कुलर विलेजेस डेवलप्ड अराउंड लेक्स। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसके ऊपर 10.5 एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सारा पैटर्न दिया हुआ है उसमें, लीनियर, क्रॉस शेप्ड, स्टार लाइक, टी शेप्ड, सर्कुलर, डबल सब दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सर्कुलर पैटर्न यानी कि वृत्ताकार प्रतिरूप। सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ओपन एंड यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इस प्रकार के गाँव झीलों व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी गांव को इस योजना से विकसित किया जाता है, बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाता है कि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। डी है यानी चौथा है स्टार लाइक पैटर्न यानी कि तारे के आकार का प्रतिरूप। वर सेवरल रोड्स कवरेज स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप्ड बाय द हाउसेज बिल्ट अलोंग द रोड्स। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती हैं। ई है टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स। टी शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप्ड एट ट्राई जंक्शंस ऑफ द रोड्स T, while Y-shaped settlements emerge at the places where two roads converge on the third one and houses are built along these roads. Cruciform settlements developed on the crossroads and houses extend in all the four directions. T आकार, Y आकार और क्रॉस आकार। T के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं जहां चौराहे से चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है। लास्ट पर लेते हैं डबल विलेज। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए, ये लीनियर पैटर्न है, ये वाई शेप्ड सेटलमेंट है। डबल विलेज यानी कि दोहरे ग्राम। दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी। तो नदी या पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। एक एक्टिविटी दी हुई है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर उसके आगे है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या क्या हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया वो आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।